चैप्टर 11 अमर सिन्हा के जख्म। रेवती इस समय सोमदत्त की मदद करना चाहती थी, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास इस समय पैसे नहीं थे। उसके पास जितने भी पैसे थे जो उसने बचाए थे, वो उसने आकर्ष के इलाज में खर्च कर दिए थे। इसके अलावा आकर्ष ने जब 1 महीने पहले उससे दिव्य जल के निर्माण के लिए पैसे मांगे थे, तो उसे पैसे देने के बाद अब उसके पास केवल 100 चांदी के सिक्के बचे थे। क्या हुआ सोमदत्त, क्या तुम शर्त लगाने से डर रहे हो? आशुतोष ने सोमदत्त का मजाक उड़ाते हुए कहा। बस करो आशुतोष, सोमदत्त के पास इतने पैसे कहां से आएंगे? वो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। क्यों? मैंने ठीक कहा ना सोमदत्त? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूं। अमन ने भी सभी के सामने सोमदत्त का मजाक उड़ाते हुए कहा। वो पहले से ही सोमदत्त को पसंद नहीं करता था, क्योंकि सोमदत्त हमेशा रेवती का साथ देता था। अब जब उसके पास सोमदत्त का मजाक उड़ने का मौका था, तो वो इसे हाथ से कैसे जाने देता। अमन और आशुतोष की बातें सुनकर सोमदत्त का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा था। अगर वो शर्त लगाता है और हार जाता है, तो उसके जीवन भर की पूंजी चली जाएगी। वही अगर वो शर्त नहीं लगाता है, तो उसके जीवन भर की कमाई हुई इज्जत सभी के सामने नीलाम हो जाएगी। उसके लिए हालात कुछ ऐसे हो चुके थे कि आगे कुआ और पीछे खाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक इसी समय एक आवाज उसके कानों में पड़ी। सोमदत्त दादा, पैसों की फिक्र ना करें, आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये आवाज सोमदत्त को कुछ जानी पहचानी लगी। उसने आवाज की ओर देखा तो पाया कि एक लड़का और लड़की हाथ पकड़े हुए अखाड़े के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए उसी की ओर आ रहे हैं। सोमदत्त पहली नजर में उस लड़के को पहचान ही नहीं पाया था, पर ध्यान से देखने के बाद उसे पता चला ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आकर्ष है। रेवती, अपने सारे पैसे आकर्ष के इलाज में खर्च करने के बाद क्या तुम्हारे पास इतने पैसे बचे होंगे कि तुम हमारे साथ शर्त लगा सको? अमन ने रेवती का मजाक उड़ाते हुए पूछा। रेवती ने अमन की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। असल में उसे भी नहीं पता था कि आकर्ष इतने पैसे कहां से लेकर आएगा, पर वो इतना जरूर जानती थी कि आकर्ष जो कुछ भी कर रहा है उसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। इसलिए उसने चुप रहना ही ज्यादा ठीक समझा। प्रणाम कुल प्रमुख। प्रणाम वरिष्ठ। आकर्ष ने कुल प्रमुख वर्धन सिंह और वरिष्ठ अमर सिंह के सामने आकर प्रणाम किया। आकर्ष को देखने के बाद वर्धन सिंह खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाए। उनकी आकर्ष से आखिरी मुलाकात 1 महीने पहले हुई थी, जब वो रवि को सजा दे रहा था। उस समय आकर्ष की हालत इतनी नाजुक थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पर इस 1 महीने के अंदर आकर्ष पूरा बदल गया था। तीसरा स्तर। आकर्ष, तुम शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुके हो। वर्धन सिंह ने हैरान होते हुए आकर्ष से पूछा। वर्धन सिंह का सवाल सुनकर सभी एल्डर्स का ध्यान आकर्ष के ऊर्जा स्तर पर गया। ये जानकर कि आकर्ष शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है, सभी लोग हैरान थे, सिवाय 2 लोगों को छोड़कर, और वो 2 लोग थे रेवती और सोमदत्त। जहां तक मुझे याद है आकर्ष 1 महीने पहले बहुत कमजोर था। रवि ने उसको इतना मारा था कि वो बिस्तर से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उस समय आकर्ष ने शारीरिक मंडल के पहले स्तर में भी प्रवेश नहीं किया था। फिर अब वो तीसरे स्तर में कैसे पहुंच गया? सही कहा, आकर्ष उस समय योद्धा भी नहीं बना था। इस बात को मुश्किल से 1 महीना ही हुआ है। 1 महीने के अंदर न सिर्फ वो पहले स्तर में प्रवेश करने में सफल रहा, बल्कि तीसरे स्तर में पहुंच चुका है। कहीं मेरी आंखों को कोई धोखा तो नहीं हुआ है? तुम्हारी आंखों को कोई धोखा नहीं हुआ है? तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो हकीकत है। आकर्ष ने सच में तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया है। मुझे लगता है जरूर उसकी किसी ने मदद की है। अमन सहित बाकी सभी एल्डर्स भी हैरान थे। आकर्ष ने उन्हें एक ऐसा झटका दिया था जिससे बाहर आने में उन्हें थोड़ा समय लगने वाला था। पूरे अखाड़े में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जो बड़ी रुचि के साथ आकर्ष की ओर देख रहा था, और वो व्यक्ति था अमर सिंह। ठीक इसके विपरीत अमन की हालत खराब थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आकर्ष ने तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया है। 1 महीने पहले तक वो आकर्ष का मजाक उड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि आकर्ष को दूसरे स्तर में प्रवेश करने में भी बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, कम से कम 4 महीने। पर आकर्ष ने सिर्फ 1 महीने में ही तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया था। पर तभी उसका ध्यान अभिजीत की ओर गया और उसने अपने आप को शांत कर लिया। आकर्ष चाहे दूसरे स्तर में हो या तीसरे स्तर में, वो अभिजीत को नहीं हरा सकता था। आकर्ष, क्या मैंने सही सुना है? तुम हम सभी के साथ 500 चांदी के सिक्कों की शर्त लगाना चाहते हो? अमर ने आकर्ष से पूछा। हाँ बिल्कुल,
तुमने सही सुना है, मैं तुम सभी के साथ शर्त लगाना चाहता हूं। आकर्ष ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। वो सब तो ठीक है, पर जहां तक मुझे पता है तुम्हारी मां रेवती ने तो सारे पैसे पहले ही तुम्हारे इलाज में खर्च कर दिए हैं। मुझे डर है कि अब तुम्हारे पास 500 चांदी के सिक्के तो दूर, 100 चांदी के सिक्के भी मुश्किल से होंगे। अमन ने फिर से आकर्ष से पूछा, तुम सही हो? मेरे पास या मेरे परिवार के पास इस समय 500 चांदी के सिक्के नहीं हैं। आकर्ष ने सहमति में जवाब दिया। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। आकर्ष इस बात से भली भांति परिचित था, इसलिए वो इस शर्त द्वारा कुछ पैसे कमाना चाहता था। आकर्ष, अच्छी बात है कि तुम मेरे सोमदत्त और आशुतोष के साथ शर्त लगा रहे हो, पर इसके लिए तुम्हारे पास पैसे भी होने चाहिए। जैसा कि तुमने कहा है तुम्हारे पास इस समय पैसे नहीं है, तो तुम हमारे साथ शर्त नहीं लगा सकते। ये कोई खेल नहीं है। अमन ने आकर्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं बिना पैसों के शर्त लगाना चाहता हूं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसा हूं, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है? आकर्ष का जवाब सुनकर अमन की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। अगर इस समय रेवती, कुल प्रमुख और वरिष्ठ यहां पर नहीं होते तो वो आकर्ष को कच्चा चबा जाता। आकर्ष भी अमन की आंखों में गुस्सा साफ देख पा रहा था, पर उसने उसे नजरअंदाज किया और धीरे से दिया से कहा, दिया, तुम मेरी मां के पास चली जाओ, मैं बस अभी आया। आकर्ष का आदेश मिलते ही दिया रेवती के पास जाकर बैठ गई। रेवती, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे बेटे को इतनी अच्छी पत्नी मिली है। कुछ एल्डर्स ने रेवती को शुभकामनाएं देते हुए कहा। एल्डर्स की बातें सुनकर दिया ने अपना चेहरा झुका लिया। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया था। वही रेवती इस समय कुछ और ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकर्ष आखिर करना क्या चाहता है। उसके लिए आकर्ष को समझना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मुझे भी देखने दो कि तुम 500 चांदी के सिक्के कैसे लाते हो। क्या तुम जानते भी हो कि यह रकम कितनी बड़ी है? इतने पैसे सोमदत्त के लिए भी ला पाना मुश्किल है। अमन ने आकर्ष से कहा। वो करना तो बहुत कुछ चाहता था, पर इस समय हालात उसके साथ नहीं थे। वो सिर्फ आकर्ष से सवाल जवाब ही कर सकता था। सोमदत्त के पास कुल 800 चांदी के सिक्के थे। शर्त लगाने के बाद अभी उसके पास केवल 300 चांदी के सिक्के बचे थे। वो ये सिक्के आकर्ष को देने वाला ही था। तभी उसे आकर्ष की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सोमदत्त हैरान रह गया। अमन, तुम चांदी के सिक्कों की चिंता मत करो, मैं सोमदत्त दादा से सिक्के उधार नहीं लेने वाला। इतना कहकर आकर्ष वरिष्ठ अमर सिंह के सामने आया और पूछा, वरिष्ठ, जहां तक मैं जानता हूं आप एक वैद्य हैं। आपको दवाइयां बनाना बहुत पसंद है, पर हर समय रसायनों के बीच में रहने के कारण आपके शरीर में कुछ ऐसे जख्म भी हैं जिसके बारे में आपने किसी को भी नहीं बताया है, पर गुजरते समय के साथ वो आपको दर्द पहुंचाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपका इलाज कर सकता हूं, पर मेरे इलाज की कीमत 500 चांदी के सिक्के हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आकर्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? वो वरिष्ठ है, उनसे ऐसे बात मत करो। रेवती ने जल्दी से आकर्ष को समझाते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं वरिष्ठ आकर्ष की बातों से गुस्सा ना हो जाए। आखिरकार वरिष्ठ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सम्मान कुल प्रमुख वर्धन सिन्हा को भी करना पड़ता था। छुपे हुए जख्म, अगर वरिष्ठ के शरीर में सच में ऐसे कोई जख्म होते तो वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं। आखिरकार वो खुद भी तो एक वैद्य है। आकर्ष की बातें सुनकर सभी के मन में बस यही एक विचार घूम रहा था। सभी को यही लग रहा था कि वरिष्ठ आकर्ष पर गुस्सा होंगे, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। आकर्ष, तुम सिर्फ मेरे को जख्मों का इलाज करने के लिए 500 चांदी के सिक्के मांग रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत महंगा इलाज है? अमर सिंह ने मुस्कुराते हुए आकर्ष से पूछा। वरिष्ठ, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं पहले आपका इलाज कर देता हूं। अगर मेरे इलाज से आपको आराम मिलता है तो आप मुझे 500 चांदी के सिक्के दे देना। आकर्ष ने कुछ सोचकर अमर सिंह से कहा। आकर्ष का जवाब अमर सिंह को पसंद आया और उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम पहले मेरा इलाज करो जैसा कि तुमने कहा है। अगर मुझे कुछ आराम मिलता है तो मैं तुम्हें 500 चांदी के सिक्के दूंगा। अमर सिन्हा को आकर्ष पर ज्यादा भरोसा नहीं था, पर वो उसकी आंखों में छुपी सच्चाई देख पा रहे थे। पता नहीं क्यों, पर उनका मन उनसे कह रहा था कि वो आकर्ष पर भरोसा करें। आकर्ष के बोलने के तरीके से उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि आकर्ष कोई साधारण बच्चा नहीं है। किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए 1 महीने के अंदर शारीरिक मंडल के पहले स्तर से तीसरे स्तर में प्रवेश करना नामुमकिन था। एक वैद्य होने के कारण वो कुछ ऐसे रहस्य भी जानते थे जिनके बारे में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता था।
जहां तक उन्हें पता था, कोई व्यक्ति चाहे कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वो एक महीने के अंदर तीसरे स्तर में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर उसकी ऊर्जा रसायनों और दवाइयों की मदद से बढ़ाई भी जाए तो भी ये असंभव था। इसके अलावा उनके खुद के शरीर के अंदर कुछ ऐसे जख्म थे जिनके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, पर आकर्ष उनके ये जख्म देख पा रहा था। यानी उसके पास इनका इलाज भी होगा। वरिष्ठ की अनुमति मिलते ही आकर्ष ने अपने हाथों को वरिष्ठ के कंधों पर रखा और हल्के हाथों से उनके कंधे दबाने लगा। सभी को यही लग रहा था कि आकर्ष वरिष्ठ के कंधे दबा रहा है, पर असल में आकर्ष एक विशेष विधि द्वारा वरिष्ठ के शरीर में मौजूद जख्मों का अपनी ऊर्जा से इलाज कर रहा था। ये विधि उसे लक्ष्य की यादों से मिली थी। वही अमन इस समय बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि आकर्ष सिर्फ वरिष्ठ का इलाज करने का नाटक कर रहा है। जैसे ही वरिष्ठ को इस बात का पता चलेगा तो वो आकर्ष पर गुस्सा होंगे और उसे सजा देंगे। अभिजीत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आकर्ष वरिष्ठ के पास क्या कर रहा है। दरअसल वो इस समय अखाड़े में खड़ा था और दूर होने के कारण उसे वरिष्ठ और आकर्ष के बीच में हो रही बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। ये आकर्ष वरिष्ठ के पास क्या कर रहा है? क्या उसे ऐसा लगता है कि वरिष्ठ के कंधे दबाने से वरिष्ठ खुश हो जाएंगे और उसे कोई ऐसी दवाई देंगे जिससे वो अभिजीत को हरा देगा? अखाड़े में जाने की जगह वो वरिष्ठ के पास खड़ा है और उनकी चापलूसी कर रहा है। क्या उसे अभिजीत से लड़ने से इतना डर लग रहा है? मुझे भी यही लगता है, वरना अब तक तो उसका और अभिजीत का मुकाबला शुरू हो चुका होता। आकर्ष के वरिष्ठ के पास होने से कई लोग नाराज थे, पर आकर्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वरिष्ठ, जब तक मैं आपके कंधे दबा रहा हूं तब तक आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रण में रखें, आकर्ष ने अमर सिंह से कहा। असल में अमर सिंह के जो जख्म थे वो उन्हें दवाइयों का निर्माण करते समय मिले थे। ज्यादा समय रसायनों के पास रहने के कारण कुछ रसायन उनके शरीर में एकत्रित हो गए थे और शरीर को नुकसान पहुंचा रहे थे। क्योंकि लक्ष्य एक समय पर राज स्तर का वैद्य भी रह चुका था, इसलिए उसने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा था जिन्हें ऐसे ही जख्म लगे थे। उसने ऐसे कई लोगों का इलाज भी किया था। उसकी इसी विधि को आकर्ष इस समय अमर सिन्हा पर इस्तेमाल कर रहा था। ये जख्म सामान्य स्थिति में सक्रिय नहीं होते थे, पर जब भी कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता तो ये जख्म सक्रिय हो जाते और कई बार तो इतना दर्द करते कि व्यक्ति अपना संतुलन खो देता और ज्यादा ऊर्जा के इस्तेमाल के कारण मारा जाता। जैसे जैसे आकर्ष अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था, वैसे वैसे अमर सिंह का शरीर कांप रहा था। धीरे धीरे उनके सारे जख्म सक्रिय होने लगे थे, जिसके कारण उन्हें इतना तेज दर्द हो रहा था कि वह अपने दांत पीसने लगे। ये नजारा देख मिश्रा परिवार के सभी सदस्य हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कौन से जख्म हैं जिनके कारण मिश्रा परिवार के सबसे ताकतवर योद्धा यानी वरिष्ठ अमर सिंह की हालत भी इतनी खराब हो चुकी है। आधे घंटे के बाद आकर्ष ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अमर सिंह को अब अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। ये नई ऊर्जा आकर्ष की थी, जो उसे दिव्य जल में नहाने के बाद प्राप्त हुई थी। इस नई ऊर्जा ने उनके शरीर के सारे जख्म भर दिए थे। वरिष्ठ, आपको ठीक इसी तरह मुझसे 2 बार और इलाज करवाना होगा। अब आपको कैसा लग रहा है? अगर आप मेरे इलाज से संतुष्ट हैं तो मुझे चांदी के सिक्के दे सकते हैं, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। आकर्ष की बात सुनकर अमर सिंह जोर से हंसने लगे और एक चांदी के सिक्कों से भरी थैली निकालते हुए कहा, इसमें पूरे 1000 चांदी के सिक्के हैं। जब भी तुम मेरा इलाज करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही 1000 चांदी के सिक्के दूंगा। तुम्हें मेरा प्रस्ताव कैसा लगा? अगर तुम्हें यह स्वीकार है तो तुम ये 1000 चांदी के सिक्के रख सकते हो। चैप्टर 12 आकर्ष वर्सेस अभिजीत। हर बार इलाज करने के 1000 चांदी के सिक्के, यानी अगर मैं 3 बार इलाज करूंगा तो मुझे 3000 चांदी के सिक्के मिलेंगे। हालांकि आकर्ष ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि वैद्य लोग अमीर होते हैं, पर इतने अमीर होंगे इसकी उम्मीद तो उसने भी नहीं की थी। मिश्रा परिवार के वरिष्ठ अमर सिंह मात्र 9वें स्तर के वैद्य थे, पर उन्होंने आकर्ष को 3000 चांदी के सिक्के देने की बात ऐसे कही जैसे उनके लिए ये रकम कोई बड़ी बात नहीं है। अमर सिंह की बात सुनकर रेवती भी हैरान थी। जहां मिश्रा परिवार में हर एक एल्डर को हर महीने उनके खर्चे के लिए केवल 20 चांदी के सिक्के मिलते हैं, वही आकर्ष को 3000 चांदी के सिक्के एक साथ मिल रहे थे। सभी एल्डर्स भी अमर सिंह के 3000 चांदी के सिक्के देने की बात से आश्चर्यचकित थे। आकर्ष ने सिर्फ कुछ समय के लिए वरिष्ठ के कंधे दबाए और इसके लिए उसे 1000 चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। वरिष्ठ, मैं भी आपके कंधे दबा सकता हूं, बल्कि मैं तो 2 घंटे तक आपके कंधे दबा लूंगा। क्यों ना आप मुझे भी इसके लिए 1000 चांदी के सिक्के दे?
आशुतोष ने अमर सिंह से कहा। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उसे अमीर होने का एक नया रास्ता मिल गया था। वो अमर सिंह की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे अमर सिंह कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। वरिष्ठ अमर सिंह आशुतोष से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज करना ही ठीक समझा। कुछ सोचने के बाद उन्होंने आकर्ष की ओर देखा और पूछा, आकर्ष, तुमने शरीर के अंदर मौजूद जख्मों को ठीक करने की ये विधि कहां से सीखी है? तुम्हारे इलाज से मेरे जख्मों पर काफी असर पड़ा है। अगर तुमने इसी तरह मेरा और 2 बार इलाज किया तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। वरिष्ठ, मैंने ये विधि एक पुरानी किताब में देखी थी, पर मुझे उस किताब का नाम याद नहीं है, आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। आकर्ष का जवाब सुनकर वरिष्ठ अमर सिंह उसे ध्यान से देखने लगे। वो आकर्ष के जवाब से समझ गए थे कि आकर्ष झूठ बोल रहा है, पर उन्होंने उससे आगे कुछ भी नहीं पूछा। सभी लोगों के कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें वो दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहते। इसके अलावा आकर्ष के बोलने के तरीके से भी उन्हें यह महसूस हो रहा था कि आकर्ष इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। क्या वरिष्ठ सच में इतने समय से जख्मी थे? सभी एल्डर्स के मन में यही सवाल घूम रहा था। उन्हें यह भी याद था कि आकर्ष ने वरिष्ठ के कंधे दबाने से पहले उनके जख्मी होने के बारे में कहा था। वो सभी अब ये जानना चाहते थे कि आकर्ष को वरिष्ठ के जख्मों के बारे में कैसे पता चला, और इससे भी जरूरी सवाल यह था कि आकर्ष उन जख्मों का इलाज करना कैसे जानता है। इस समय बाकी सबके अलावा रेवती को भी आकर्ष पर संदेह हो रहा था, पर उसके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था कि आकर्ष में ये बदलाव कैसे आए हैं। सिर्फ दिया ही ऐसी थी जिसे आकर्ष को देखकर कोई हैरानी नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि आकर्ष हमेशा से ही बाकी सबसे अलग था। अमन, क्या अब मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकता हूं? आकर्ष ने अमन की ओर देखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें ये चांदी के सिक्के मुझे देने के लिए इतनी ही जल्दी है तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, अमन ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा। अब आकर्ष वर्धन सिंह के पास गया और उन्हें 500 चांदी के सिक्के देते हुए कहा, कुल प्रमुख, ये मेरे शर्त के 500 चांदी के सिक्के हैं जिन्हें मैं आपके पास जमा करवा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस शर्त और मुकाबले के साक्षी बने। आकर्ष की बात सुनकर वर्धन सिंह ने कुछ देर सोचा और फिर चांदी के सिक्के अपने पास रख लिए। कुल प्रमुख, ये मेरे और आशुतोष द्वारा लगाई शर्त के चांदी के सिक्के हैं, आप इन्हें भी अपने पास रखें। अमन ने 500 चांदी के सिक्के वर्धन सिंह को देते हुए कहा। ठीक है, अब तुम लोग अपना मुकाबला शुरू कर सकते हो। वर्धन सिंह ने सभी सिक्के अपने पास रखे और आकर्ष से कहा। आकर्ष ने सबसे पहले बचे हुए 500 चांदी के सिक्के अपनी मां रेवती को दिए और फिर अभिजीत का सामना करने के लिए अखाड़े में प्रवेश किया। सभी लोग ध्यान से अखाड़े की ओर देखने लगे। आखिरकार बहुत इंतजार के बाद मुकाबला शुरू होने वाला था। आकर्ष, आखिरकार तुम मुझसे मुकाबला करने आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे डर गए हो, इसलिए वरिष्ठ की चापलूसी कर रहे हो। अभिजीत ने जोर से हंसते हुए कहा। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे डर गया? लगता है तुम्हें अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अच्छा रहेगा तुम पूरी ताकत से मेरा सामना करो। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। जानते भी हो तुम्हारे पिता ने मेरे साथ कितने ज्यादा चांदी के सिक्कों की शर्त लगाई है। आकर्ष का सवाल सुनकर अभिजीत का चेहरा उतर गया। उसे अपने पिता द्वारा लगाई शर्त के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तुम क्या कहना चाहते हो? अभिजीत ने आकर्ष से पूछा। मैं क्या कहना चाहता हूं उसका मतलब तुम बहुत जल्दी जान जाओगे, आकर्ष ने हल्का हंसते हुए कहा। आकर्ष की उस हंसी को देख अभिजीत थोड़ा डर गया। यह पहली बार था जब उससे आकर्ष से डर लग रहा था। उसका मन उससे कह रहा था कि उसे आकर्ष से कोई खतरा है, पर क्या? अभिजीत ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और मुकाबले के लिए तैयार हुआ। उसने अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा को इकट्ठा किया और आकर्ष की ओर भागा। आकर्ष, तुमने मेरे छोटे भाई रवि की जो हालत की थी, मैं उससे भी कई गुना ज्यादा खराब हालत तुम्हारी करने वाला हूं, अभिजीत ने चिल्लाते हुए कहा। उसने अपने दोनों हाथों को मोड़ा और अपनी युद्ध कला पर्ण पंच का इस्तेमाल किया, जो कि पीले वर्ग मध्यम स्तर की युद्ध कला थी। पर्ण पंच। अमन, अभिजीत वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है। उसने इतनी छोटी उम्र में ही पर्ण पंच में महारत हासिल कर ली है। मैंने भी पर्ण पंच का अभ्यास शारीरिक मंडल के पहले स्तर में करना शुरू किया था, पर मुझे महारत 7वें स्तर में जाकर मिली थी। वही अभिजीत सिर्फ 4थे स्तर में ही महारत हासिल कर चुका है। सही कहा अमन, अभिजीत वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है। मुझे तो उससे ईर्ष्या हो रही है।
अमन ने जैसे ही बाकी एल्डर्स को उसके बेटे अभिजीत की प्रशंसा करते सुना तो वो मुस्कुराने लगा। अभिजीत के कारण आज उसका सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। ये आकर्ष कौन सी युद्ध कला का इस्तेमाल कर रहा है? कुल प्रमुख वर्धन सिंह ने अचानक आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। वर्धन सिंह की आवाज सुनकर सभी लोग आकर्ष की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि आकर्ष अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ रहा है। वो किसी खींचे हुए धनुष की तरह व्यवहार कर रहा था। जैसे ही अभिजीत का पर्ण पंच उसे लगने वाला था, उसने अपने शरीर को घुमाया और अभिजीत के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर किसी चीते की तरह झुका हुआ था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अभिजीत के पर्ण पंच से अपना बचाव नहीं करना चाहता। धम! जैसे ही अभिजीत का पर्ण पंच उससे टकराया, अभिजीत का शरीर कांपने लगा। वहीं दूसरी ओर पर्ण पंच के प्रभाव से आकर्ष कुछ कदम पीछे चला गया। उसका चेहरा इस समय पूरी तरह लाल हो चुका था। आकर्ष! उसकी ऐसी हालत देख रेवती को उसकी चिंता होने लगी। अमन की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो हैरान था कि आकर्ष ने अभिजीत के पर्ण पंच का सामना कैसे किया। जहां तक उसे लग रहा था आकर्ष अभिजीत के एक पंच का सामना भी नहीं कर पाएगा, पर यहां आकर्ष अभी भी सही सलामत खड़ा था। मरना तो दूर, उसके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। सोमदत्त, तुम्हारे 500 चांदी के सिक्के तो गए। मैं आभारी हूं कि तुमने मुझे ये सिक्के उपहार में दिए, आशुतोष ने हंसते हुए सोमदत्त से कहा। वो सोमदत्त पर इस प्रकार हंस रहा था जैसे वो शर्त जीत चुका हो। जैसा मैंने सोचा था, चौथे स्तर के योद्धा का सामना करने के लिए अभी भी मेरा शरीर कमजोर है। मुझे और ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, पर शायद मैं अभी भी जीत सकता हूं। आकर्ष ने अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को देखते हुए अपने आप से कहा। ये अंगूठी मंत्र अभिलेख से बनी हुई थी, जिसे उसने अभिजीत का सामना करने के लिए बनाया था। आकर्ष, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश कर पाओगे, पर इसका कोई भी फायदा नहीं है। तुम अभी भी मेरा सामना नहीं कर सकते। तुमने मेरे भाई का हाथ तोड़ा था, आज मैं तुम्हारे पूरे शरीर की हड्डियां तोड़ूंगा। मैं तुम्हारी हालत ऐसी करूंगा कि तुम मरना भी चाहोगे तो भी मर नहीं पाओगे। तुम्हारी पूरी जिंदगी बिस्तर पर लेटे हुए ही बीतेगी, अभिजीत ने चिल्लाते हुए कहा। अभिजीत की बातें सुनकर आकर्ष की आंखें चमक उठी। उसे नहीं लगा था कि अभिजीत इतना निर्दयी होगा। जब रवि ने उसे उकसाया था तो उसने दया करके उसका सिर्फ एक हाथ तोड़ा था, पर अभिजीत के लिए उसके मन से दया खत्म हो गई थी। अभिजीत उससे ताकतवर जरूर था, पर उसे विश्वास था कि अगर वो अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करेगा तो अभिजीत उसका सामना नहीं कर पाएगा। वो दोनों मिश्रा परिवार के शिष्य थे, इसलिए आकर्ष पहले अभिजीत को सिर्फ हराना चाहता था। पर अभिजीत की बातें सुनकर उसने अपना विचार बदल दिया। अभिजीत, तुम मुझे हमेशा के लिए बिस्तर पर सुलाना चाहते हो। तुम मेरी हालत ऐसी करना चाहते हो कि मैं अगर मरना भी चाहूं तो भी ना मर पाऊं। अच्छी बात है, पर तुमने जो कुछ भी कहा है उसे याद रखना, कहीं बाद में तुम्हें अपनी कही इन बातों का पछतावा ना हो। आकर्ष ने बिना किसी भाव के अभिजीत से कहा। पछतावा? और मुझे अपनी कही किसी भी बात का पछतावा नहीं है, अभिजीत ने गुस्सा होते हुए कहा। वो जानता था कि आकर्ष इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर उसने ये मौका अपने हाथों से जाने दिया तो वो फिर कभी अपना बदला नहीं ले पाएगा। यही सोचकर उसने एक बार फिर पर्ण पंच का इस्तेमाल आकर्ष पर किया, लेकिन इस बार आकर्ष पहले से ही तैयार था। वो अभिजीत के पहली बार पर्ण पंच इस्तेमाल करने से ही समझ गया था कि उस पंच की क्या विशेषताएं हैं और क्या हानियां हैं। उसने पर्ण पंच से अपना बचाव करने के बजाय हमला करना ज्यादा ठीक समझा। उसने अपने हाथों को मोड़कर पतन पंच बनाया और अभिजीत पर हमला कर दिया। दोनों के पंच एक साथ एक दूसरे से टकराए और पहली बार की तरह अभिजीत का शरीर फिर से कांपने लगा। आकर्ष इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने सबसे पहले पर्ण पंच का प्रभाव खत्म होने दिया और फिर अपने पतन पंच का इस्तेमाल अभिजीत पर किया। अभिजीत को ऐसे किसी अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए अपने पंच का प्रभाव खत्म होने के बाद भी वो निडर होकर अपनी जगह पर ही खड़ा था। पर अब आकर्ष के इस अचानक हमले से वो डर गया। इससे पहले कि वो अपना बचाव कर पाता, आकर्ष का पतन पंच उसे जा लगा। इस पंच का प्रभाव इतना शक्तिशाली था, अभिजीत का हाथ एक झटके में टूट गया। हड्डियों के टूटने और अभिजीत के चिल्लाने की आवाज सभी के कानों में गूंज उठी। इससे पहले कि बाकी सब कुछ समझ पाते कि क्या हुआ है, आकर्ष आगे बढ़ा और एक और पंच अभिजीत को दे मारा। इस बार के पतन पंच के प्रभाव के कारण अभिजीत का शरीर हवा में 3 मीटर ऊपर उड़ते हुए अखाड़े के किनारे पर जा गिरा।
आकर्ष ने अभिजीत को दोबारा खड़ा होने का कोई मौका नहीं दिया और एक के बाद एक कई पंच अभिजीत को मारता रहा। अभिजीत समझ चुका था कि उसने आकर्ष को कमजोर समझ लिया है। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो हार जाएगा। उसने फिर से उठने की कोशिश की, पर आकर्ष ने एक लात उसके पेट पर दे मारी। अभिजीत के शरीर में जो कुछ भी बची हुई ताकत थी वो अब खत्म हो चुकी थी। उसने रोते हुए अमन से कहा, पिताजी, मुझे बचाइए, ये आकर्ष मुझे मार देगा। उसकी आवाज अब पहले की तरह घमंड से भरी हुई नहीं थी, पर उसमें डर जरूर था। आकर्ष का डर, उसके हाथों मरने का डर। आकर्ष अभी भी नहीं रुका था। वो लगातार एक के बाद एक पंच मारे जा रहा था। नहीं, रुक जाओ, उसे जाने दो। अपने बेटे अभिजीत की आवाज सुनकर अमन तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और अखाड़े की ओर भागने लगा। वो जानता था कि अगर उसने थोड़ी सी भी देर की तो उसका बेटा आकर्ष के हाथों मारा जाएगा। अमन को अखाड़े की ओर भागता देख रेवती भी अखाड़े की ओर भागने लगी। वो भी इस बात से भली भांति परिचित थी कि अमन क्या करना चाहता है। चैप्टर 13 सजा और उपाय। आकर्ष बिना रुके अभिजीत को पंच मारे जा रहा था। अभिजीत का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। उसने आकर्ष से बचने के लिए अपनी पीठ उसके सामने कर दी। उसे लगा था कि इस तरह वो बच जाएगा, मगर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उसने अपनी पीठ आकर्ष के सामने की तो आकर्ष ने पंच उसके रीढ़ की हड्डी पर मारने शुरू कर दिए। उसने पहले ही सोच लिया था कि वो आज अभिजीत को किसी भी हालत में सही सलामत अखाड़े से बाहर नहीं जाने देगा। कचा! अचानक सभी दर्शकों को फिर से हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। अभिजीत दर्द के मारे चीख उठा। उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी आंखें खुली रख सके। थोड़ी देर चिल्लाने और रोने के बाद अभिजीत अखाड़े में ही बेहोश हो गया। अभिजीत की हालत इतनी खराब करने के बाद भी आकर्ष को शांति नहीं मिली थी। उसे याद था कि अभिजीत कितना निर्दयी है। अगर उसकी जगह अभिजीत होता तो वो उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ता। यही सोचकर आकर्ष ने बेहोश हुए अभिजीत पर पंच मारने शुरू कर दिए। कुछ देर अभिजीत को पीटने के बाद आखिरकार आकर्ष का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने अपने आप को शांत किया और वापस अखाड़े में अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। वो ये मुकाबला जीत चुका था। ना सिर्फ मुकाबला बल्कि शर्त भी। असल में आकर्ष के जीतने की सबसे बड़ी वजह मंत्र अभिलेख से बनी अंगूठी थी। जिस समय आकर्ष और अभिजीत के पंच आपस में टकराए थे, उसी समय आकर्ष ने मंत्र अभिलेख से बनी अपनी अंगूठी का इस्तेमाल किया और अभिजीत के पूरे शरीर को कुछ समय के लिए अपने वश में कर दिया। यह सब कुछ एक पल से भी कम समय में हुआ था। इसलिए किसी भी दर्शक, एल्डर्स और यहां तक कि कुल प्रमुख और वरिष्ठ का ध्यान भी आकर्ष की अंगूठी पर नहीं गया। ये क्या हुआ? आकर्ष ने सच में अभिजीत को हरा दिया। मिश्रा परिवार के सभी सदस्य हैरान थे। अखाड़े में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस समय अमन भी भागते हुए अखाड़े में पहुंच चुका था। उसने अभिजीत को अपने हाथों में लिया और उसके शरीर का निरीक्षण करने लगा। जब उसने देखा कि अभिजीत अपनी आंखें नहीं खोल रहा है तो वो डर गया। उसका शरीर कांपने लगा। अभिजीत उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसे उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, पर अब सब खत्म हो गया था। उसने गुस्सा होते हुए आकर्ष से कहा, आकर्ष, तुमने ये ठीक नहीं किया है। ये बस एक मुकाबला था, पर तुमने अभिजीत को मारने की कोशिश की है। अगर मेरे अभिजीत को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि अमन और कुछ कहे, रेवती भागते हुए आकर्ष के पास आई और अमन की ओर देखते हुए बोली, आकर्ष को कुछ करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अगर तुम फिर से पिछली बार की तरह हारना चाहते हो तो जब चाहे मुझसे लड़ने आ सकते हो। रेवती ने ये सब बातें शांत स्वर में कही थी, पर अमन जानता था कि रेवती के कहने का क्या मतलब है। पिछली बार की लड़ाई के बाद कहीं ना कहीं उसके मन में रेवती को लेकर डर बैठ गया था। वो जानता था कि रेवती उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अभिजीत को लेकर वरिष्ठ के पास गया और उनसे अभिजीत का इलाज करने को कहने लगा। वरिष्ठ अमर सिंह ने अमन के कहे अनुसार अभिजीत के शरीर का निरीक्षण करना शुरू किया। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद उन्होंने हैरान होकर आकर्ष से कहा, आकर्ष, ये तुमने क्या किया? तुमने अभिजीत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? अभिजीत अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। उसे जीवन भर बिस्तर पर लेट कर रहना होगा। अगर इसे 7वें स्तर की स्वर्ण क्षति गोली भी दी जाए तो भी इसका इलाज संभव नहीं है। तुमने अभिजीत की पूरी जिंदगी नष्ट कर दी है। ये कहते हुए अमर सिंह की आवाज कांप रही थी।
अभिजीत मिश्रा परिवार का वो शिष्य था जिससे पूरे परिवार को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। सभी को पूरा विश्वास था कि अभिजीत एक दिन पूरे मिश्रा परिवार का नाम रोशन करेगा। वो उनके परिवार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। पर अब सब कुछ खत्म हो गया था। उनकी सारी आशाएं टूट गई थी। ये मिश्रा परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वरिष्ठ, आपसे कोई गलती हुई है। आप फिर से अभिजीत की जांच कीजिए। वरिष्ठ अमर सिंह ने अभिजीत के बारे में जो कुछ भी कहा था, उसे सुनकर अमन का शरीर कांपने लगा। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। किसी भी पिता के लिए यह सदमा सहन कर पाना बहुत मुश्किल था कि उसका बेटा अब कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। रीढ़ की हड्डी टूट गई है। 7वें स्तर की स्वर्ण क्षति गोली भी इसका इलाज नहीं कर सकती। इन सब बातों से अमन को इतना आघात लगा था कि वह रोने लगा। वही आशुतोष की हालत भी इस समय कुछ ठीक नहीं थी। वो शर्त हार चुका था, पूरे 500 चांदी के सिक्कों की। पर इसके विपरीत सोमदत्त काफी खुश था। आकर्ष, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अचानक भीड़ को अमन की आवाज सुनाई दी, जो अपने बेटे के गम में अपना संतुलन खो चुका था। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और आकर्ष पर हमला कर दिया। तुरंत उसके सिर पर 4 हाथियों की परछाइयां दिखाई देने लगी। इधर रेवती भी पहले से तैयार थी। वो आकर्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक उसके सिर पर 6 हाथियों की परछाइयां प्रकट हुई और उसने एक मुक्का अमन को दे मारा। मुक्का लगते ही अमन उड़ते हुए अखाड़े के दूसरे किनारे पर जाकर गिर पड़ा। अमन, अगर तुमने आकर्ष पर दोबारा हमला करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भूल गई कि वो तुम और तुम्हारा बेटा अभिजीत ही थे जो ये मुकाबला करवाना चाहते थे। रेवती ने गुस्सा होते हुए अमन से कहा। रेवती, तुम। अमन कुछ कहना चाहता था पर वो कह नहीं पाया। वो जानता था कि रेवती ने अभी जो कुछ भी कहा है वो सच है। वो और उसका बेटा अभिजीत ही इस मुकाबले का प्रस्ताव लेकर रेवती के पास गए थे और ये बात किसी से छुपी नहीं थी। वरिष्ठ, आपको कुछ भी करके मेरे बेटे अभिजीत को ठीक करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम उसे न्याय देना होगा। आप जानते हैं कि आकर्ष ने मेरे बेटे की क्या हालत की है। ये बस एक मुकाबला था, कोई युद्ध नहीं जो आकर्ष ने अभिजीत पर जानलेवा हमला किया। अमन ने रोते हुए वरिष्ठ से कहा। वो वरिष्ठ के सामने घुटनों के बल बैठ गया, रोते हुए मदद मांगने लगा। जब रवि का हाथ आकर्ष ने तोड़ा था तो उसने जैसे तैसे वो सदमा सहन कर लिया था, पर इस बार नहीं। रवि के घायल होने के बाद अमन को अपने बड़े बेटे अभिजीत से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, पर आकर्ष ने उस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया था। उसने अमन के वंश का कोई अंश नहीं छोड़ा था। अमन, हमारे मिश्रा परिवार के नियम के अनुसार अगर 2 योद्धा अखाड़े में मुकाबला करते हैं और उनमें से कोई एक घायल हो जाता है तो उसका जिम्मेदार दूसरे योद्धा को नहीं ठहराया जाएगा। अगर पहला योद्धा दूसरे योद्धा को जान से मार देता है तो ही उसे सजा दी जाती है, वरना दूसरे योद्धा की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। अखाड़े में घायल होना आम बात है। आज तुम्हारा बेटा अभिजीत घायल हुआ है। अगर उसकी जगह मेरा बेटा आकर्ष घायल हुआ होता तो क्या तुम वरिष्ठ से मेरे बेटे के लिए न्याय की मांग करते? क्या तुम अपने बेटे अभिजीत को जिम्मेदार ठहराते? रेवती ने चिल्लाते हुए अमन से कहा। उसकी आवाज से यह साफ था कि वो हर बार की तरह इस बार चुपचाप अमन के षड्यंत्र में नहीं फंसने वाली है। रेवती, तुम्हारे बेटे आकर्ष ने पहले रवि का हाथ तोड़ा और अब उसने अभिजीत की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी है। मेरे हिसाब से आकर्ष को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। उसने जानबूझकर अभिजीत की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है ताकि अमन का वंश आगे ना बढ़े। उसने मिश्रा परिवार के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा सभी ने आज का मुकाबला देखा है। जब अभिजीत ने अपनी पीठ आकर्ष के सामने की तो आकर्ष को उस पर दया दिखानी चाहिए थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि आकर्ष के मन में अमन और उसके परिवार के लिए कितनी नफरत है। आशुतोष ने अमन का पक्ष लेते हुए कहा। आशुतोष, जो तुम कह रहे हो वो गलत है। अभिजीत चाहता तो हार मान सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि शायद वो जीत सकता है और इसलिए वो अखाड़े में चुपचाप आकर्ष से मार खाता रहा। इसके अलावा तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि आकर्ष केवल शारीरिक मंडल के 3रे स्तर में है। अगर वो लगातार अभिजीत पर वार नहीं करता तो अभिजीत उसे हरा देता। सोमदत्त ने बीच बचाव करते हुए कहा। कहीं ना कहीं उसका कहना सही भी था। अगर आकर्ष लगातार अभिजीत पर वार नहीं करता तो अभिजीत आकर्ष को हरा देता। अगर ऐसा होता तो आकर्ष न सिर्फ ये मुकाबला हारता बल्कि अपना जीवन भी हार जाता, क्योंकि अभिजीत ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वो आकर्ष की क्या हालत करना चाहता है। बस करो, अब कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। किसको क्या सजा मिलनी चाहिए
ये आज होने वाली सभा में तय किया जाएगा। अभी के लिए सबसे जरूरी अभिजीत का जीवन है। उसे तुरंत उसके कमरे में लेकर जाओ और उसका इलाज करो। कुल प्रमुख वर्धन सिंह ने सभी को शांत करते हुए कहा। जैसा आपको ठीक लगे, कुल प्रमुख। अमन ने अभिजीत को अपने हाथों में उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने एक बार आकर्ष की ओर घूर कर देखा। उसकी आंखों में आकर्ष को जान से मारने का भाव साफ नजर आ रहा था। आकर्ष ने जब अमन की आंखों में कत्ल का भाव देखा तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। वो खुद एक समय पर हत्यारा रह चुका था, इसलिए अमन के उस कत्ल के भाव से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे इस बात का भी कोई पछतावा नहीं था कि उसने अभिजीत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। उसके पिछले जीवन में ये सब आम था। अगर वो पहले वाला आकर्ष होता तो अमन को कब का मार चुका होता। उसके पास किसी को मारने के लिए तरीकों की कोई कमी नहीं थी। एक एक करके मिश्रा परिवार के सभी सदस्य अखाड़े से बाहर जाने लगे, पर वो सभी अभिजीत के लिए दुखी थे। आखिरकार अभिजीत उनका अपना था, उनका खुद का खून, पर आकर्ष से उनका कोई संबंध नहीं था। वो तो उनके परिवार का हिस्सा भी नहीं था। उसका परिवार सिंघानिया परिवार था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। मिश्रा परिवार के सभी शिष्य इस समय शर्मिंदा थे। उनके परिवार के सबसे ताकतवर शिष्यों में से एक अभिजीत, जो शारीरिक मंडल के चौथे स्तर का योद्धा था, वो एक तीसरे स्तर के योद्धा से हार गया था। ये उनके लिए एक शर्मिंदगी का विषय था। मुझे लगा था कि अभिजीत बहुत ताकतवर है, पर वो इस तरह हार जाएगा, इसकी मैंने कोई भी उम्मीद नहीं की थी। आकर्ष इस समय सिर्फ शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर में है और अभिजीत को हरा सकता है। जब वो 9वें स्तर में प्रवेश कर लेगा तो शारीरिक मंडल का कोई भी योद्धा उसे हरा नहीं सकेगा। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि आकर्ष का गुरु कौन है। ऐसा कौन है जिसने आकर्ष को 1 महीने के अंदर पहले स्तर से तीसरे स्तर में प्रवेश करने में मदद की है। मिश्रा परिवार के सभी सदस्य इस समय आकर्ष के बारे में ही बात कर रहे थे। जिस आकर्ष को आज से पहले कोई जानता भी नहीं था, वो अब उन सब की चर्चाओं का विषय बना हुआ था। एक एक करके सभी सदस्य अखाड़े से बाहर चले गए थे। इस समय अखाड़े में केवल 4 लोग मौजूद थे, आकर्ष, रेवती, दिया और सोमदत्त। मां, आपको क्या हुआ है? आप थोड़ी चिंतित लग रही हो। आकर्ष ने रेवती से पूछा, जो अपने ही विचारों में खोई हुई थी। आकर्ष, जानते भी हो तुमने क्या किया है? तुमने अभिजीत को घायल किया है। वो अभिजीत जिससे पूरे परिवार को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। तुम्हें क्या लगता है आज की जो सभा होने वाली है उसमें क्या होगा? वहां पर तुम्हें कोई भी विजेता घोषित नहीं करने वाला, बल्कि वो सब मिलकर तुम्हें सजा देंगे। यही सब सोचकर तुम्हारी मां चिंतित है। सोमदत्त ने आकर्ष को पूरा मामला समझाते हुए कहा। बस इतनी सी बात। आप शायद भूल रहे हैं कि उस सभा में वरिष्ठ भी मौजूद होंगे। वो मुझे इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होने देंगे। आखिरकार उन्हें अभी भी मुझसे 2 बार अपना इलाज करवाना है। आकर्ष ने निश्चित होते हुए कहा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वरिष्ठ तुम्हारा पक्ष लेंगे तो तुम गलत हो। तुम्हें क्या लगता है परिवार में सभी उनका सम्मान क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि वह एक 9वें स्तर के वैद्य है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो परिवार के एक बुजुर्ग है। इसके अलावा शायद तुम्हें पता नहीं है, वरिष्ठ कभी भी सभा में कोई फैसला नहीं लेते, ना ही कोई सुझाव देते हैं। सोमदत्त ने कहा। आकर्ष अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका गुप्त हथियार वरिष्ठ इतनी जल्दी उसका साथ छोड़ देंगे। सभा में वरिष्ठ उसका सबसे बड़ा सहारा थे, लेकिन वास्तविकता जानने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। कुछ देर बाद आकर्ष रेवती और दिया के साथ वापस अपने घर आ गया। घर में अभी भी चिंता का माहौल था। आकर्ष ने जब देखा कि रेवती अभी भी चिंतित है, तो उसने अपनी मां को समझाते हुए कहा, मां, आप मेरी चिंता मत करें। आपको यही डर है ना कि आज की सभा में सभी मुझे सजा देंगे, लेकिन मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे वो सभी लोग जो अभी मुझे सजा देना चाहते हैं मेरा पक्ष लेने लगेंगे। कैसा उपाय? रेवती ने संदेह करते हुए आकर्ष से पूछा। उसे अभी भी आकर्ष की बात पर भरोसा नहीं था। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। इसके लिए आपको दोपहर तक इंतजार करना होगा। आकर्ष ने रेवती को शांत करते हुए कहा। क्या अब तुम अपनी मां से भी बातें छुपाने लगे हो? मां, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, पर पहले मुझे भी कुछ तैयारी करनी है। आप मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आकर्ष ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। अपनी मां से थोड़ी देर बात करने के बाद आकर्ष अपने कमरे में चला गया। आकर्ष के वहां से जाने के बाद रेवती ने दिया की ओर देखते हुए पूछा, दिया, आकर्ष अभी जिस उपाय के बारे में बात कर रहा था, क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? क्षमा करे मालकिन, पर मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।
दिया ने अपना सिर असहमति में हिलाते हुए कहा। अपने कमरे में आने के बाद आकर्ष ने सबसे पहले स्नान किया और खाना खाया। फिर अपनी मां रेवती से कुछ पैसे लिए और दिया को लेकर बाजार की ओर जाने लगा। परिवार के सभी शिष्य आकर्ष को देख हैरान थे। ये आकर्ष इतना सब कुछ होने के बाद भी बिना किसी चिंता के कैसे घूम रहा है? कहीं ये सजा के डर से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा? तुम पागल हो गए हो। अगर ये भागना भी चाहे तो भी नहीं भाग सकता। परिवार के सभी बुजुर्गों की नजर इस पर है। कुछ भी कहो, इसमें कुछ तो अलग है। अगर इसकी जगह में होता तो छुप कर अपने कमरे में बैठ जाता, पर इसे देखो, ये बिना किसी चिंता के बाजार की ओर जा रहा है। मैंने तो सोच लिया है कि अगर आज की सभा में आकर्ष बच जाता है तो मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। क्या पता इस बहाने मैं उसके गुरु से मिल पाऊं। चैप्टर 14 उक्कू। दिया, तुम्हें कैसी तलवार चाहिए? आकर्ष ने बाजार की ओर जाते हुए दिया से पूछा। वो इस बार मुख्य रूप से केवल दिया के लिए तलवार खरीदने बाजार जा रहा था। दिया पिछले 1 महीने से बर्फीली तलवार तकनीक का अभ्यास कर रही थी और इस युद्ध कला में महारत हासिल करने के लिए उसे एक तलवार की जरूरत थी। वैसे इसके लिए पहले दिया का चक्रमध्य मंडल में प्रवेश करना जरूरी था, लेकिन आकर्ष चाहता था कि दिया पहले तलवारबाजी सीख ले ताकि चक्रमध्य मंडल में प्रवेश करने के बाद वो तलवार का इस्तेमाल आसानी से कर सके। वैसे भी तलवार एक ऐसा हथियार था जिसका प्रयोग लगभग सभी योद्धा करते थे। मालिक, मुझे तलवारों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप अपनी पसंद की कोई तलवार देख ले जिसका उपयोग करना मेरे लिए आसान हो, दिया ने धीमी आवाज में कहा। आकर्ष को दिया का कहना सही लगा। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों मिश्रा परिवार के बाजार में पहुंच गए। भीड़ की दृष्टि इस समय उन पर ही थी। जल्दी ही आकर्ष इसका कारण समझ गया। असल में भीड़ उन दोनों को नहीं, सिर्फ दिया को देख रही थी। उसकी सुंदरता ने उन सबको आकर्षित कर लिया था। वो सब आकर्ष से ईर्ष्या करने लगे थे। आकर्ष इस समय कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने दिया का हाथ पकड़ा और पास ही की एक दुकान में चला गया। आकर्ष, आप यहां, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जैसे ही आकर्ष ने दुकान में प्रवेश किया तो उसी की उम्र का एक लड़का भागता हुआ उसके सामने आया और उससे वहां पर आने का कारण पूछने लगा। तुम मुझे जानते हो? आकर्ष ने उस लड़के से पूछा। बिल्कुल, मैं भला आपको कैसे नहीं जानूंगा। आपके और अभिजीत के मुकाबले को देखने के लिए तो मैंने आज दुकान से आधे दिन की छुट्टी भी ली थी। आप सच में बहुत ताकतवर है, अभिजीत आपके सामने कुछ भी नहीं है, उस लड़के ने आकर्ष की प्रशंसा करते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, समय ने मेरा साथ दिया वरना शायद अभिजीत की जगह में होता। ये सब छोड़ो, मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी तलवार है? मुझे एक तलवार खरीदनी है। आकर्ष ने ज्यादा देरी न करते हुए अपने वहां पर आने का कारण बताया। आकर्ष, क्या आप ये तलवार खुद के लिए खरीद रहे हैं? उस लड़के ने उत्सुक होकर पूछा। नहीं, मैं अपने लिए तलवार नहीं खरीद रहा, बल्कि ये तलवार तो मेरी दिया के लिए है, आकर्ष ने जवाब दिया। आकर्ष का जवाब सुनकर दिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आकर्ष ने अभी उसे मेरी दिया कहा है। मेरे पास कुछ तलवार है जो शायद आपको पसंद आए, कृपया मेरे साथ चलें। उस लड़के ने पहले दिया की ओर देखा, फिर आकर्ष से कहा। दिया को देखने के बाद उसने अपनी नजरें उस पर से तुरंत हटा ली थी। उसे डर था कि कहीं आकर्ष उसकी इस हरकत से गुस्सा ना हो जाए। वो लड़का आकर्ष और दिया को लेकर एक दूसरे कमरे में आया और उनके सामने कुछ तलवारें रख दी। बीच बीच में वो अभी भी दिया की ओर ही देख रहा था। आकर्ष के पास लक्ष्य की यादें थी, इसलिए एक झलक में ही वो पहचान गया था कि वहां मौजूद तलवारों की गुणवत्ता कैसी है। थोड़ी देर में ही उसे एक तलवार पसंद आ गई। ये तलवार आकार में बहुत छोटी और चमकदार थी, पर सिर्फ इसी कारण से आकर्ष ने इसको नहीं चुना था। इस तलवार को चुनने का सबसे बड़ा कारण था उक्कू। ये एक प्रकार का लोहा था जिससे बने हथियार बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे। इसके अलावा ये लोहा उक्कू बहुत ज्यादा दुर्लभ भी था। किसी भी खदान से उक्कू का निकलना लगभग नामुमकिन था। उक्कू लोहे का सबसे शुद्ध रूप था। 10 ग्राम उक्कू की कीमत 1000 चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा थी। जो लोग हथियार बनाते थे, यानी हथियार शिल्पकार, उनके अनुसार 10 ग्राम उक्कू को 60 से 70 ग्राम सामान्य लोहे में बदला जा सकता था। अपने सामने इतनी दुर्लभ धातु को देख आकर्ष के हृदय की गति एकदम से तेज हो गई। आकर्ष, आपके सामने रखी ये तलवार बाकी सभी तलवारों से थोड़ी महंगी है क्योंकि ये बहुत चमकदार है। इसके निर्माण में लोहे के साथ दूसरी धातुओं का भी इस्तेमाल हुआ है। इस कारण ये बाकी तलवारों की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत भी है।
उस लड़के ने तलवार की विशेषता बताते हुए कहा, लोहे के साथ दूसरी धातुओं का इस्तेमाल। उस लड़के की बात सुनकर आकर्ष मन ही मन में हंसने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुकान में उसे उक्कू मिल जाएगा और दुकान का मालिक भी उसे एक सामान्य धातु समझ लेगा। उक्कू और दूसरी धातु जैसे एल्यूमिनियम और स्टील दिखने में एक जैसे जरूर थे, पर दोनों के बीच का अंतर काफी बड़ा था। एक उक्कू से बनी तलवार 500 एल्यूमिनियम और स्टील की तलवारों को नष्ट कर सकती थी। अगर कोई योद्धा उक्कू से बनी तलवार का इस्तेमाल अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ करता तो उसे हराना और भी मुश्किल हो जाता। आकर्ष का नसीब बहुत अच्छा था, उसे ये दुर्लभ धातु बहुत आसानी से मिल गई थी। वैसे इसमें दुकान के मालिक की कोई गलती नहीं थी। उक्कू के बारे में बहुत ही कम हथियार शिल्पकारों को पता था। इस तलवार की क्या कीमत है? आकर्ष ने अपने मन को शांत करते हुए उसे लड़के से पूछा। 200 चांदी के सिक्के। आकर्ष, क्योंकि आप मिश्रा परिवार का हिस्सा है, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। यह तलवार वास्तव में स्टील की तलवार से थोड़ी कमजोर है, इसलिए आप मुझे 180 चांदी के सिक्के दे दीजिए। उस लड़के ने कहा। दिया, तुम्हें यह तलवार कैसी लगी? क्या यह तुम्हें पसंद है? आकर्ष ने दिया से पूछा। मालिक, यह तलवार बहुत ज्यादा महंगी है, क्या आप सच में इसे खरीदना चाहते हैं? दिया को तलवार पसंद जरूर आई थी, पर वो आकर्ष की आर्थिक स्थिति भी जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि आकर्ष उसके लिए ऐसे पैसे बर्बाद करे। दिया की बात सुनकर आकर्ष हंसने लगा। दिया के अनुसार एक सामान्य तलवार के लिए 180 चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा थे, पर उसे यह पता नहीं था कि यह तलवार उक्कू से बनी है। अगर पता होता तो वो आकर्ष को यह तलवार खरीदने से मना नहीं करती। ठीक है, मैं ये तलवार खरीदना चाहता हूं, पर मेरे पास अभी इतने ज्यादा चांदी के सिक्के नहीं हैं। क्यों ना तुम अभी मुझे ये तलवार दे दो, मैं बाद में अपनी मां से कहकर तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। आकर्ष ने उस लड़के से पूछा। जी जरूर, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। उस लड़के ने भी तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया। आकर्ष मिश्रा परिवार के एल्डर रेवती का बेटा था, इसलिए उस लड़के को बिल्कुल भी डर नहीं था कि आकर्ष अपनी बात से पलट जाएगा। दिया, ये तुम्हारी पहली तलवार है, तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो भी योद्धा तलवारबाजी सीखते हैं, उनके लिए उनकी तलवार सबसे जरूरी होती है। आकर्ष ने उक्कू से बनी वो तलवार दिया को देते हुए कहा। जी मालिक, दिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसे वो तलवार बहुत पसंद आई थी, और इससे भी ज्यादा जरूरी उसके लिए यह था कि ये तलवार उसको आकर्ष ने खरीद कर दी है। आकर्ष से संबंधित हर वस्तु उसके लिए बहुत कीमती थी। तलवार खरीदने के बाद आकर्ष ने बाजार से दिया के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। वो अपने घर में प्रवेश करने वाला ही था, तभी उसका ध्यान एक परछाई पर गया। ये परछाई उसका पीछा पूरे दिन से कर रही थी। मिश्रा परिवार के बाजार, उस तलवार वाली दुकान और अब उसके घर तक, सब जगह वो परछाई उसके साथ थी। जैसे ही आकर्ष ने उसे परछाई की ओर देखा तो वो परछाई गायब हो गई। क्या हुआ मालिक? आकर्ष को एक ही जगह खड़ा देख दिया ने पूछा। कुछ नहीं, आकर्ष ने बात बदलते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि दिया बेवजह परेशान हो। उस परछाई ने अपने आप को अच्छे से छुपा रखा था, लेकिन फिर भी आकर्ष ने उसे पहचान लिया था। वो व्यक्ति आहूजा परिवार से था, जो उस पर नजर रख रहा था। आकर्ष नहीं चाहता था कि वो परछाई सचेत हो, इसलिए उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने उस परछाई को अभी तक नहीं देखा है। उसने दिया का हाथ पकड़ा और अपने घर के अंदर चला गया। ठीक इसी समय मिश्रा परिवार के एक कमरे में परिवार के सभी एल्डर्स की एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें परिवार के कुल प्रमुख वर्धन सिंह और वरिष्ठ अमर सिंह भी मौजूद थे। इस सभा में अमन भी मौजूद था, जो बार बार रेवती की ओर गुस्से से देख रहा था। मुझे अच्छा लगा कि तुम सभी इस सभा में आए। आज का हमारा मुद्दा है आकर्ष और अभिजीत का मुकाबला। तुम सभी ने देखा था कि आकर्ष ने अभिजीत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अभिजीत हमारे परिवार का भविष्य था, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है। कुल प्रमुख वर्धन सिंह ने निष्पक्ष होते हुए पूछा। वर्धन सिंह की बात सुनकर सभी एल्डर्स वरिष्ठ अमर सिंह की ओर देखने लगे। वो सभी जानना चाहते थे कि इस बारे में अमर सिंह के क्या विचार है। अगर अमर सिंह इस बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं, तो वो सब आकर्ष पर आसानी से आरोप लगा सकते हैं। सभी की नजरें अपने ऊपर देख अमर सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि हमें आकर्ष को सजा देनी चाहिए। वो इतनी छोटी उम्र में इतना निर्दयी है, पता नहीं आगे जाकर वो क्या बन जाए। वरिष्ठ, आप सच में न्याय की मूर्ति है। आपने सही फैसला लिया है। मैं भी आपके फैसले से सहमत हूं।
आशुतोष ने अमर सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा। वो बीच बीच में सोमदत्त की ओर भी देख रहा था। अब यह कह पाना मुश्किल था कि उसके सोमदत्त की ओर देखने का कारण क्या था, आकर्ष या शर्त में हारे हुए चांदी के सिक्के। आशुतोष ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, आज आकर्ष ने मिश्रा परिवार के नियमों का उल्लंघन किया है। उसने अपने ही परिवार के लोगों को हानि पहुंचाई है। अगर हमने उसे ऐसे ही जाने दिया तो वो फिर से ऐसी गलती करेगा। क्या पता कल वो आप में से किसी के बेटे को घायल कर दे। हमें उसे ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि आगे से कोई भी हमारे मिश्रा परिवार के लोगों पर हमला करने की हिम्मत ना करे। आशुतोष की बात सुनकर सभी एल्डर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। आशुतोष, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आकर्ष अभिजीत पर लगातार हमला नहीं करता तो अभिजीत उसे जख्मी कर देता, और अगर अभिजीत अखाड़े में ही हार मान लेता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। पर उसे हार मानना स्वीकार नहीं था। उसे लगा कि वो जीत सकता है और इस कारण वो आकर्ष से मार खाता रहा। सोमदत्त ने आकर्ष का पक्ष लेते हुए कहा, सोमदत्त, तुम्हारे हिसाब से अगर दो योद्धा लड़ रहे हैं तो जब तक पहला योद्धा दूसरे को मार नहीं देता तब तक उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। यानी वह चाहे तो दूसरी योद्धा को कुछ भी कर सकता है, बस वह जिंदा रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सारे शिष्य आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। अमन ने गुस्सा होते हुए कहा, जब भी किसी योद्धा के रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वो हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है। रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को संतुलित करती है। उसके बिना किसी भी व्यक्ति का चलना फिरना, उठना बैठना बहुत मुश्किल होता है। सभी के विपरीत इस समय रेवती बिल्कुल शांत थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। सोमदत्त उम्मीद कर रहा था कि रेवती अपने बेटे आकर्ष का पक्ष ले, पर रेवती बिल्कुल चुप थी। क्या तुम लोग और भी कुछ कहना चाहते हो? सभी की बात सुनने के बाद वर्धन सिंह ने पूछा। कुल प्रमुख, हमें लगता है कि आकर्ष को सजा मिलनी चाहिए। हम अमन की बात से सहमत हैं। कुछ एल्डर्स ने अमन का पक्ष लेते हुए कहा। ये लोग बिल्कुल निष्पक्ष थे और हालात को समझते हुए फैसला कर रहे थे। पर यह कहना भी बिल्कुल झूठ था कि ये सब अपना फायदा नहीं देख रहे थे। आपका चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो, वो बिना फायदे की आपका साथ नहीं देगा। ये इंसान की प्रकृति थी जिसे कोई भी नहीं बदल सकता था। उनके लिए अभिजीत उनके परिवार का हिस्सा था, लेकिन आकर्ष नहीं, चाहे वो कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो। ठीक है, तो हम मत वोट द्वारा इस मामले का परिणाम देखते हैं, वर्धन सिंह ने कहा। कुल प्रमुख, अचानक रेवती ने अपना मौन व्रत तोड़ते हुए वर्धन सिंह से कहा। सभी गौर से रेवती की ओर देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर से चुप रेवती अचानक से बोलेगी। रेवती, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? वर्धन सिंह ने थोड़ा नाखुश होते हुए रेवती से पूछा। उन्हें रेवती का ऐसा बीच में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप सभी को यह बात तो पता होगी कि आकर्ष एक महीने पहले बहुत कमजोर था। फिर इस एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से इतना शक्तिशाली हो गया? तुम में से बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि आकर्ष को जरूर कुछ कीमती सामान मिला है जिसके बल पर वो इतना बदल गया है। वैसे सच कहूं तो तुम सब लोगों का सोचना सही है। आकर्ष को सच में कुछ कीमती सामान मिला है। रेवती ने सभी का ध्यान अपनी और आकर्षित करते हुए कहा। रेवती की बात सुनकर आशुतोष और अमन भी चुप हो गए। वो दोनों भी ये जानने को उत्सुक थे कि आकर्ष को ऐसा क्या मिला है जिसके कारण उसमें ये परिवर्तन आया है। चैप्टर 15 मास्टर। सभी की नजरें अपने ऊपर देख रेवती ने धीमी आवाज में बताना शुरू किया। एक महीने पहले जब रवि ने मेरे बेटे आकर्ष को घायल किया था, तब एक वैद्य उससे मिलने आए थे। उन्होंने अपनी पहचान के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया, पर आकर्ष को देखने के बाद वो उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि आकर्ष एक अच्छा वैद्य बन सकता है। वो उसे सब कुछ सिखा सकते हैं, मगर उनकी बस एक शर्त है कि आकर्ष उनका शिष्य बने। जब आकर्ष ने उन्हें अपना मास्टर मान लिया तो उन्होंने उसे एक दिव्य जल बनाना सिखाया जिससे आकर्ष शारीरिक मंडल में तेजी से वृद्धि कर सकता है। उसकी ऊर्जा शारीरिक मंडल के बाकी योद्धाओं की तुलना में कई गुना तेजी से वृद्धि करेगी। पहले तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब आकर्ष ने उस दिव्य जल का इस्तेमाल किया तो उसके शरीर में विशेष परिवर्तन होने लगे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है। ऐसा दिव्य जल जो शारीरिक मंडल के योद्धाओं की ऊर्जा में तेजी से वृद्धि कर सकता है। रेवती की बात सुनकर सारे एल्डर्स चुप हो गए। यहां तक कि अमन भी अब कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ समय के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बस करो रेवती, ये क्या मजाक लगा रखा है? क्या तुम हम सबको पागल समझती हो? मैं अच्छे से जानता हूं कि ये सब तुम्हारी चाल है ताकि अपने बेटे को बचा सको। कैसा वैद्य,
कैसा दिव्य जल? क्या ऐसा दिव्य जल बनाना संभव भी है? एक पल के लिए चलो मान लेते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। तो आज से पहले हम सब में से किसी ने भी इस दिव्य जल के बारे में क्यों नहीं सुना? अमन ने कर्कश आवाज में कहा। वरिष्ठ, आप एक 9वें स्तर के वैद्य हैं। कृपया आप एक बार इस निर्माण विधि को पढ़ें। ये निर्माण विधि उस दिव्य जल की है जो आकर्ष को उसके मास्टर से मिली थी। इसे देखने के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये विधि स्पष्ट तो नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि आप इसे काफी हद तक समझ सकते हैं। रेवती ने एक कागज की पर्ची वरिष्ठ को देते हुए कहा। उसने अमन को हमेशा की तरह नजरअंदाज किया। वो जानती थी कि जब तक उसके पास कोई सबूत नहीं है तब तक वो अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर सकती। रेवती की बात सुनकर वरिष्ठ अमर सिंह ने वो पर्ची खोली और उसे पढ़ने लगे। अद्भुत, अद्भुत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन 6 औषधियों को मिलाकर इस प्रकार का दिव्य जल बनाना भी संभव है, जो शारीरिक मंडल के योद्धाओं को जल्दी से चक्र मध्य मंडल में प्रवेश करने में सहायक होगा। इसके अलावा इस दिव्य जल का निर्माण करना भी आसान है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिन 6 औषधियों का इस्तेमाल करके ये दिव्य जल बनाया जाता है वो बहुत ही साधारण है और आसानी से मिल सकती है। यानी तुम में से कोई भी अपने बेटे के लिए इस दिव्य जल का उपयोग कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिव्य जल के कारण ही आकर्ष शारीरिक मंडल के पहले स्तर से तीसरे स्तर में प्रवेश कर पाया है। अमर सिंह ने सभी को वो पर्ची दिखाते हुए कहा। उनकी आंखों में इस समय एक अलग ही चमक थी। वो बड़ी रुचि के साथ बार बार उस निर्माण विधि को देख रहे थे। मिश्रा परिवार के बाकी सभी एल्डर्स भी अमर सिंह की बात सुनकर लालची नजरों से उसे निर्माण विधि की ओर देखने लगे। पहले उनमें से किसी को भी रेवती की बात पर भरोसा नहीं था, पर अमर सिंह की बात सुनने के बाद उनके सारे संदेह दूर हो गए थे। वो सभी अब बहुत ज्यादा खुश थे। ये दिव्य जल उनके बच्चों का भविष्य बदल सकता था। उनका मिश्रा परिवार इस दिव्य जल के बल पर बहुत जल्द पूरे सांची का सबसे शक्तिशाली परिवार बन सकता था। कुल प्रमुख। वरिष्ठ अमर सिंह ने गंभीर भाव से कुल प्रमुख वर्धन सिंह की ओर देखा। कुल प्रमुख वर्धन सिंह वरिष्ठ अमर सिंह का इशारा समझ गए। वो जानते थे कि उनके पास ये सुनहरा मौका बार बार नहीं आने वाला है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और रेवती से पूछा, रेवती, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। जैसा कि तुमने बताया ये दिव्य जल आकर्ष के मास्टर ने आकर्ष को बनाना सिखाया था, तो क्या आकर्ष ये दिव्य जल बन सकता है? बिल्कुल। पिछले 1 महीने से आकर्ष ही ये दिव्य जल बना रहा है। रेवती ने अपना सिर सहमति में हिलाते हुए कहा। रेवती का जवाब सुनकर एक बार फिर से पूरे कमरे में शांति छा गई। सभी एल्डर्स की कुछ संतानें थी। अगर उन सबको ये दिव्य जल दिया जाता है तो वो समय दूर नहीं होगा जब मिश्रा परिवार सांची का सबसे शक्तिशाली परिवार बन जाएगा। रेवती, जब तुम्हारे बेटे आकर्ष के पास इतनी कीमती निर्माण विधि है तो उसे ये निर्माण विधि परिवार के सभी सदस्यों को देनी चाहिए। इससे हमारा पूरा परिवार शक्तिशाली बनेगा। आप सबका इस बारे में क्या सोचना है? अमन ने सभी की ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल सही कहा अमन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। ऐसा कीमती दिव्य जल तो परिवार के सभी सदस्यों को मिलना चाहिए जो शारीरिक मंडल में है। आशुतोष ने अमन का पक्ष लेते हुए कहा। हाँ 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 हाँ। इससे पहले कि रेवती कोई जवाब दे पाती, सभी को कमरे के बाहर से एक हंसी की आवाज सुनाई दी। कुल प्रमुख, क्या मैं इस सभा का हिस्सा बन सकता हूं? सभी का ध्यान अचानक से आवाज की ओर गया। दरवाजे के ठीक सामने आकर्ष खड़ा था। उसको कमरे में आया देख सभी एल्डर्स की आंखें चमक उठी। आज से पहले आकर्ष उनके परिवार का हिस्सा नहीं था, पर अब सब कुछ बदल गया था। आकर्ष अब उनके लिए वो सूरज बन चुका था जिसकी रोशनी उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकती थी। बिल्कुल, तुम भी इस सभा का हिस्सा बन सकते हो, वर्धन सिंह ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आशुतोष, मेरे कान खराब हो गए हैं या मैंने सही सुना है? तुमने अभी कहा कि मुझे दिव्य जल और उसकी निर्माण विधि पूरे परिवार के साथ साझा करनी चाहिए जिससे पूरे परिवार को लाभ मिल सके। आकर्ष ने कठोर आवाज में आशुतोष से पूछा। तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैं जानता हूं कि तुम मिश्रा परिवार का हिस्सा नहीं हो, पर इसके बाद भी तुम रहते तो मिश्रा परिवार के घर में ही हो। तुम हमारे परिवार का खाना खाते हो और तुमने अभी जो कपड़े पहन रखे हैं वह भी हमारे परिवार के पैसे से खरीदे गए हैं। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें हमारा एहसान चुकाना चाहिए? आशुतोष ने कहा। तुम कौन से एहसान की बात कर रहे हो? मेरे कपड़े, खाना और घर तीनों मेरी मां के पैसों से खरीदे गए हैं और ये पैसे मेरी मां ने तुम्हारे मिश्रा परिवार के लिए काम करके कमाए हैं। इस भूल में मत रहना कि सिर्फ तुम्हारा मिश्रा परिवार ही हमें पैसे दे सकता है।
हम आहूजा परिवार के लिए काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। आकर्ष ने हंसते हुए कहा। आकर्ष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार को धोखा देने की? तुम हमसे गद्दारी करना चाहते हो? अमन ने आकर्ष पर आरोप लगाते हुए कहा। मैं परिवार से गद्दारी कर रहा हूं? अमन, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे रवि और अभिजीत दोनों को विकलांग कर दिया है। पर इसके लिए तुम मुझ पर गद्दारी का आरोप नहीं लगा सकते। मैंने उन दोनों को अखाड़े में सबके सामने हराया है। तुम बस उनका बदला लेने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। आकर्ष ने जवाब दिया। मैं कोई झूठा आरोप नहीं लग रहा। तुमने खुद अभी कहा कि तुम आहूजा परिवार के लिए काम कर सकते हो। ये परिवार से गद्दारी नहीं तो और क्या है? आकर्ष को अपने ऊपर हंसता देख अमन ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में इतने बड़े मूर्ख हो। यहां मौजूद सभी लोग जानते हैं कि मैंने वो बात सिर्फ आशुतोष को यह समझाने के लिए कही थी कि मिश्रा परिवार ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। अगर मैं आज यहां पर खड़ा हूं तो वो सिर्फ मेरी मां की वजह से। मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ इसलिए रह रहा हूं क्योंकि तुम मेरी मां के परिवार का हिस्सा हो। आकर्ष ने गुस्सा होते हुए कहा। आशुतोष, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटों के लिए दिव्य जल बनाऊं तो आगे से मुझे कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कही कोई बात हमारे परिवार के रिश्तों में कड़वाहट ले आए। तुम चाहो तो इसे सलाह या चेतावनी में से कुछ भी समझ सकते हो। आकर्ष ने आशुतोष की ओर देखते हुए कहा। सलाह या चेतावनी? आकर्ष ने 2 शब्दों का प्रयोग जरूर किया था, पर वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि यह कोई सलाह नहीं है, ये चेतावनी है। आकर्ष की बात सुनकर आशुतोष का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर दिया। वो जानता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो उसके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, समय आने पर वो जला भी सकता है। और आशुतोष के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि वो सूरज आकर्ष ही है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आकर्ष ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं तुम सबके लिए ये दिव्य जल बनाऊंगा तो तुम गलत हो। मेरे मास्टर ने मुझे इसके लिए साफ मना किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई मुझसे ये दिव्य जल या इसकी निर्माण विधि छीनने की कोशिश करेगा तो वो उसे अपने हाथों से खत्म करेंगे। आकर्ष ने सभी की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा। आकर्ष की बात सुनकर सभी एल्डर्स की सांसें तेज हो गई। अब जाकर उन्हें याद आया था कि रेवती ने पहले भी आकर्ष के मास्टर के बारे में बताया है। अगर वो व्यक्ति दिव्य जल बन सकता है तो उसकी खुद की ताकत कितनी होगी। निर्माण विधि के चक्कर में वो सब ये भूल गए थे कि आकर्ष के साथ उसका मास्टर है। आकर्ष, तुम्हारे मास्टर कौन से स्तर के वैद्य हैं? वरिष्ठ अमर सिंह ने उत्सुक होकर पूछा। दिव्य जल के निर्माण विधि देखने के बाद वो इतना तो समझ गए थे कि आकर्ष का मास्टर उनसे उच्च स्तर का वैद्य है। अगर उनका सोचना सही हुआ तो वो अपने बेटे वेदांत को भी आकर्ष के मास्टर का शिष्य बनने को कहेंगे। अमर सिन्हा की तरह उनका बेटा वेदांत भी एक वैद्य था, पर उसने अभी वैद्य के किसी भी स्तर में प्रवेश नहीं किया था। अमर सिंह अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे और ज्यादा दवाइयों का निर्माण नहीं करते थे। इसलिए मिश्रा परिवार के एकमात्र वैद्य के रूप में वेदांत को ही जाना जाता था। वरिष्ठ, मुझे उनके स्तर के बारे में तो कोई भी जानकारी नहीं है, पर एक बार जब वो एक दवाई का निर्माण कर रहे थे तो मैंने उनकी आंतरिक ऊर्जा से बनी आग को देखा था। वो एक सुनहरे रंग की आग थी। आकर्ष ने अपनी आंखें बंद की और कुछ याद करने का दिखावा करने लगा। क्या? आकर्ष का जवाब सुनकर अमर सिंह अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोले, 7वें स्तर का वैद्य। आकर्ष का मास्टर सच में 7वें स्तर का वैद्य है। अमर सिंह की बात सुनकर मिश्रा परिवार के सभी एल्डर्स चौंक पड़े। वर्धन सिंह ने सभी को शांत करते हुए अमर सिंह की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ, क्या आपको पूरा भरोसा है कि आकर्ष के मास्टर एक 7वें स्तर के वैद्य है? बिल्कुल, मुझे कोई भी संदेह नहीं है। कोई भी वैद्य सुनहरे रंग की आग उस समय ही उत्पन्न कर सकता है जब वो वैद्य के 7वें स्तर में प्रवेश करे। इसके अलावा अगर मेरा सोचना सही है तो आकर्ष के मास्टर सृष्टि मंडल के 7वें स्तर में भी प्रवेश कर चुके हैं। सृष्टि मंडल का योद्धा, 7वें स्तर का वैद्य। अमर सिंह की बात सुनकर सभी एल्डर्स के माथे से पसीना आने लगा। सृष्टि मंडल चक्र मध्य मंडल से आगे का मंडल था। मिश्रा परिवार के सबसे ताकतवर योद्धा वरिष्ठ अमर सिन्हा थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही चक्र मध्य मंडल के 6ठे स्तर में प्रवेश किया था। अब उन्हें समझ आ गया था कि आकर्ष के मास्टर ने क्यों कहा था कि अगर कोई आकर्ष से दिव्य जल की निर्माण विधि छीनने कोशिश करेगा तो वो खुद उसे अपने हाथों से मारेंगे। आकर्ष के मास्टर सृष्टि मंडल के 7वें स्तर के योद्धा थे।
वो चाहे तो अपनी एक उंगली से पूरे मिश्रा परिवार को खत्म कर सकते थे। उनके परिवार में से किसी ने भी आज तक 7वें स्तर के वैद्य को नहीं देखा था। इस आकर्ष की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? अमन ने दांत पीसते हुए अपने आप से कहा। कुल प्रमुख, मुझे कुछ काम है, इसलिए अभी मुझे जाना होगा। अगर आप में से कोई भी दिव्य जल बनवाना चाहता है तो वो आवश्यक सामग्री लेकर मेरे पास आ सकता है। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कुल प्रमुख, आपके पास अमन और आशुतोष के दिए 1000 चांदी के सिक्के जमा है। अब क्योंकि मैं शर्त जीत चुका हूं तो आपको नहीं लगता कि वो सिक्के आपको मुझे दे देने चाहिए? आकर्ष ने कुल प्रमुख वर्धन सिंह की ओर देखते हुए कहा। वर्धन सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जेब से एक थैली निकालकर आकर्ष को दे दी। सिक्के मिलने के बाद आकर्ष तुरंत कमरे से बाहर चला गया। वैसे उसने आज सभा में जो दिव्य जल और उसकी निर्माण विधि दिखाई थी वो वास्तविक निर्माण विधि नहीं थी। ये एक दूसरे दिव्य जल की निर्माण विधि थी जिसे समशारीरिक दिव्य जल कहा जाता था। वो कोई मूर्ख नहीं था कि अपना इतना कीमती दिव्य जल दूसरों को इतनी आसानी से दे दे। कुल प्रमुख वरिष्ठ, अभिजीत को अब होश आ गया होगा, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दे, अमन ने दुखी होते हुए कहा। उसके दोनों बेटे विकलांग हो गए थे लेकिन उसे कोई भी न्याय नहीं मिला। यहां तक कि उसके सबसे करीबी आशुतोष ने भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए उससे दूरी बना ली थी। सभी ने उसका साथ छोड़ दिया था। मुझे भी जाने की आज्ञा दे, रेवती ने कहा। उसे डर था कि अमन कहीं गुस्से में उसके बेटे आकर्ष को कुछ करना दे। अमन और रेवती के कमरे से बाहर जाने के बाद वर्धन सिंह, अमर सिंह और बाकी सभी एल्डर्स मिलकर इस बारे में विचार करने लगे कि उन्हें दिव्य जल के संबंध में आगे क्या करना चाहिए। वो सब नहीं चाहते थे कि इस दिव्य जल के बारे में बाहर के लोगों को पता चले, इसलिए वर्धन सिंह द्वारा यह निर्णय किया गया कि आज की सभा में मौजूद एल्डर्स के बच्चों के अलावा किसी को भी ये दिव्य जल नहीं दिया जाएगा। कुल प्रमुख, आज की सभा में आकर्ष को कोई सजा नहीं मिली है और इस बात से अमन बहुत दुखी है। कहीं उसने गुप्ता या आहूजा परिवार में से किसी को इस बारे में बता दिया तो वो लोग किसी भी कीमत पर इस दिव्य जल को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, चाहे उनके सामने आकर्ष के मास्टर ही क्यों न खड़े हो। सोमदत्त ने कहा। हां कुल प्रमुख, मैं भी सोमदत्त की बात से सहमत हूं। गुप्ता और आहूजा परिवार कितने लालची है ये तो हम सभी पहले से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके मन में आकर्ष के मास्टर को लेकर ज्यादा डर होगा, आशुतोष ने डरते हुए कहा। जैसे उसने अपनी बात पूरी की तो उसने देखा कि सोमदत्त उसकी तरफ बड़े विचित्र भाव से देख रहा है। आशुतोष समझ गया कि सोमदत्त इस समय क्या सोच रहा है, इसलिए उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो मेरे बेटे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इतना तो मुझे भी पता है कि तुम और आकर्ष कितने करीब हो। मैं बेवजह कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। वो और सोमदत्त दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। दोनों कभी भी एक बात पर सहमत नहीं हुए, पर आज सवाल उसके बेटे का था, इसलिए उसने समझौता करना ठीक समझा।